वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। और मैं हूं आपकी होस्ट फरीहा इम्तियाज। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुदा पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। जो आज चीज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो आजकल आपके घर में जो माहौल बना हुआ है, बच्चों की छुट्टियां, जैसे कि बच्चों की वेकेशन आ चुकी हैं सर्दियों की, उसमें आप उन छुट्टियों को कैसे गुजार रहे हैं और आपने उनको स्पेंड करने का कैसा एक आइडिया बनाया था या क्या प्लान किया हुआ था कि आप उस प्लान को पूरा भी कर रहे हैं। क्योंकि बच्चों की छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप भी उनके साथ हैं, जो कि बिस्तर से नहीं निकल रहे। भाई जी, लेजीनेस बहुत ज्यादा आई हुई है कि खाओ पियो और दोबारा से लेट जाओ, या फिर सोशल मीडिया देख लो, टीवी देख ले, मूवीज देख ले। इसके अलावा बहुत इसी तरह ही एक ऐसी फैमिली, एक ऐसे माँ बाप, पेरेंट्स और ऐसे बच्चे जिन्होंने ये प्लान किया हुआ था छुट्टियों से पहले ही कि जैसे ही हमारी वेकेशन स्टार्ट होगी हमने पाकिस्तान के इस हिस्से में जाना है, उसको कवर करना है, पाकिस्तान की हिस्ट्री को पढ़ना है। और वो माँ बाप जो बच्चों को ये टाइम पीरियड, ये गोल्डन टाइम पीरियड सिखाते हैं, सिखाने के लिए लेके जाते हैं कि इसी ऐसी जगह पे कि पाकिस्तान में ये जगह है और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री क्यों कहलाती है। और पाकिस्तान अल्लाह ताला का एक पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतें दी हुई हैं जो कि हम बुक्स में पढ़ते हैं, और हमें देखने का जो मौका है या दिखाने का जो टाइम हमारे माँ बाप के पास है वो यही गोल्डन पीरियड होता है, जो कि हमें पूरे साल की मेहनत के बाद मिलता है, चाहे वो छोटा है। लेकिन किसी भी चीज को सीखने के लिए अगर आप चाहें तो ये आपको 10-12 दिन जरूरी नहीं होते, आपके लिए 1-2 मिनट, 1-2 सेकंड, 5 मिनट, एक दिन भी बहुत होता है। तो ये तो फिर आपके लिए 1 हफ्ता, 10 दिन, 12 दिन की छुट्टियां हैं जिसके अंदर आप बहुत सारी चीजों को सीख सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी इन छुट्टियों को किसी तरह अवेल करें, ना कि इस टाइम को जाया करें, बल्कि अपने अंदर ये जो आप जितना घूमेंगे आपका माइंड उतना रिफ्रेश होगा। और आप जब नेक्स्ट ईयर आपका स्टार्ट होगा, आप नेक्स्ट ईयर पढ़ने के लिए जाएंगे या ऑफिस वर्क के जो लोग हैं वो उनका माइंड बहुत पुरसकून और फ्रेश होगा और वो अपने काम पे बहुत अच्छे तरीके से और मजीद फोकस कर सकेंगे। लेकिन अगर उसी जगह हम इन छुट्टियों को बेकार गुजार देंगे, बस ठीक है छुट्टियां हैं, गुजर रही हैं, देखा जाएगा, जो आप रूटीन एक पूरा साल चलती रही है अगर अब भी वही चलेगी, तो मेरा ख्याल है आप इस गोल्डन पीरियड को मिस कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं और पेरेंट्स को छुट्टियां नहीं मिल रही, क्योंकि ऑफिस वर्क आजकल कम हम देखें तो सभी घर जो है वो कमा रहे हैं और सभी अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। तो हर ऑफिस में ऐसा होता है कि कुछ छुट्टियां जो आपको पूरे साल के लिए मुख्तस की जाती हैं, आप उनको अब अवेल कर लीजिए, अपने बच्चों के साथ जाने के लिए प्लान करें, फौरन से उनको लेके जाएं और दिखाएं कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत मुल्क है और अल्लाह ताला ने हमें इस सरजमीन में कितनी सारी नेमतों से नवाजा हुआ है। अपने बच्चों को दिखाएं, क्योंकि ये खाली विजिट और खाली फ्री नहीं होगी, उनको सीखने की भी बहुत सारी चीजें मिलेगी। क्योंकि जब वो वापस आएंगे और दोबारा से अपने स्कूल रूटीन में जाएंगे या आप लोग जाएंगे तो बहुत सारी चीजें और बहुत सारी बातें आपके पास डिस्कस करने के लिए होंगी, आपकी नॉलेज में इजाफा हो चुका होगा और आपको फिर नेक्स्ट ईयर इंतजार रहेगा कि अब हमने इस जगह को जो है हमने इसके ऊपर हिस्ट्री पढ़ ली है, अब हमने इस जगह पर जाना है और हमने अभी इसकी हिस्ट्री को देखना है, पढ़ना है, ताकि हम इसके ऊपर कॉन्फिडेंस के साथ और अपनी नॉलेज के साथ बात कर सके। आपने भी हमें मुझे बताना है कमेंट सेशन में जाके कि आपने इन छुट्टियों को कैसे प्लान किया है, या अभी तक आप बिस्तर में लेट कर मेरा शो देख रहे हैं और अपना टाइम जाया कर रहे हैं। जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं हम उनसे भी पूछेंगे, क्योंकि उनका रुख भी तालीम के शोबे से रह चुका है, कि वो बच्चों को इन छुट्टियां गुजारने का कैसे कहते थे और उन्होंने अपनी छुट्टियां कैसे गुजारी हैं जब वो पढ़ते थे। तो सबसे पहले अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाती चलूं। जो पहली मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, राजा कौसर सईदी साहब है, मुअल्लिम भी हैं, शायर भी हैं, नकीब भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, एंकर भी हैं और सामाजिक रहनुमा भी हैं। उनके साथ जो दूसरी मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, शेर अफगन खान जौहर साहब हैं, जो कि चेयरमैन है गजनफर एकेडमी पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आप लोग आए, आपने हमें टाइम दिया। कौसर साहब, आप क्या कहेंगे कि इन छुट्टियों को हमें अवेल करना चाहिए, इस गोल्डन पीरियड को किस तरह अवेल करना चाहिए और आप किस तरह करते थे अपनी लाइफ में? रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मसरूफ रहेंगे तो नई राह खुलेगी, मसरूफ रहेंगे तो नई राह खुलेगी, हम वक्त की दीवार में दर काट रहे हैं। 32 साल शोबे तालीम व ताल्लुम से वाबस्ता रहने के बाद, जिसमें गवर्नमेंट कम्प्रीहेंसिव स्कूल और गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल गुलकश का पीरियड शामिल है, वहाँ एक बड़ी भरपूर ज़िंदगी गुजारी और तलबा को जानिब मंजिल रवाना किया। और जो बात आपने अभी की कि 3 महीने की तातीलात और फिर ये दिसंबर की तातीलात, इसका बाकायदा स्कूल की तरफ से एक किताबचा जो है वो शाया किया जाता था
جس میں روزانہ کا جو کام ہے وہ تفویض ہوتا تھا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. حد یہ کہ اس میں یہ لکھا ہوتا تھا کہ آپ نے صبح تلاوت بھی کرنی ہے, بالکل ایسے ہی. تمام پانچوں نمازوں کے ٹائمنگز بھی لکھنے ہیں, اور اس پہ اپنے والد گرامی کے دستخط بھی کرانے ہیں. یعنی فرضی کام نہیں ہوگا کہ نماز نہیں پڑھی اور وہاں دستخط کر دیا, نہیں, ایسا نہیں ہوگا. اور وہ پورے 3 مہینے یا یہ جو ہمارے 12-14 دن ہیں, اس کے بارے میں طلبہ پہلے سے ذہنی طور پر تیار ہوتے تھے, کیونکہ ہمارے یہاں اسمبلی میں جو قرآن مجید فرقان حمید کا درس ہوا کرتا تھا, اس میں بھی طلبہ کی ذہنی آبیاری اور انہیں مستقبل میں زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں, جو اسلامی, سماجی اور معاشرتی ہیں, وہ تمام چیزیں ان کے اذہان و قلوب میں راسخ کی جاتی تھی. اچھا, اب کیونکہ پہلے سے ایک بیس بنی ہوتی تھی تو طلبہ سمجھتے تھے کہ ٹھیک ہے, چھٹیاں اپنی جگہ, گھومنا پھرنا بھی ہو سکتا ہے, کھانا پینا بھی ہو سکتا ہے, ہوٹل بھی ہوگی, رشتہ داروں کے گھر بھی جائیں گے, لیکن ان معمولات کو بھی ہم جاری رکھیں گے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ وہ طالب علم جو باقاعدگی سے کلاسز میں آ رہا تھا, جب وہ دوبارہ واپس لوٹتا تھا تو وہ کوئی ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ وہاں وقت ضائع کر کے آیا ہے, بلکہ وہ باقاعدہ اپنے ساتھ ایک ثبوت لے کر آتا تھا کہ سر میں نے یہ کام کیا ہے. اور یہ چھٹیوں کا کام جو ہے نا, باقاعدہ تمام رجسٹر پر بچے کر کے لاتے تھے, اور اس کے نمبر ہوتے تھے جو امتحان میں شامل کیے جاتے تھے. لیکن اس میں بھی اگر آپ کہیں گے کہ بچوں کو کام کرنے کے لیے دیا جاتا تھا, تو میرا خیال ہے اس کے اندر بھی بچوں کو کہیں گھومنے پھرنے کا, تفریح کا سامان نہیں ہوتا تھا. ہم بچوں کو سلیبس کے اندر ہی جو ہے پھنسا گھما کے رکھتے تھے. اچھا نہیں, اس میں یہ تھا کہ اس میں جو تعلیمی ٹورز تھے اسکول کی طرف سے وہ بھی ارینج کیے جاتے تھے, اور سال میں 2 یا 3 دفعہ مجھے یاد ہے کہ ہم اسکاؤٹنگ کے لیے برودی کیمپ بری جاتے تھے, اور پورے جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ صوبہ سرحد کا دورہ کر کے 15 دن کے بعد واپس لوٹتے تھے اساتذہ اور طلبہ. اسی طرح کبھی ہم لال سہارا جا رہے ہیں, کبھی ہم جو ہے وہ تونسا براج دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. تو اس طرح وہ چیزیں بھی ہمارے اس تمام شیڈول میں شامل ہوتی ہیں. صرف یہ نہیں کہ انہوں نے صرف کام ہی کرنا ہے, نہ ایسا نہیں تھا, بلکہ وہ جو ہمارے مقامات ہیں ماشاءاللہ جو ہم سمجھیں کہ دیکھنا بھی چاہیے اور طلبا کو دکھانے بھی چاہیے, وہ اس میں شامل ہوتے تھے. اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں کہ ابھی پرسوں گورنمنٹ ہائی اسکول مراد جمالی نصیر آباد بلوچستان, وہاں سے ان کے سینئر ہیڈ ماسٹر عبد الکریم صاحب اپنے 4 اساتذہ اور 18 طلبا کے ساتھ تعلیمی ٹور پر پنجاب پہنچے, جس میں پہلا پڑاؤ ان کا ملتان تھا. میں ان کا میزبان ٹھہرا اور انہیں گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول گریس میں ٹھہرایا. انہوں نے ایمرسن یونیورسٹی کا وزٹ کیا, پھر وہ کلیپر لے کے گئے بچوں کو, اور اس کے علاوہ ملتان کی سیر کی انہوں نے, اور پھر وہ ایک دن اور رہنے کے بعد پھر وہ اسلام آباد روانہ ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں یہ وہ ثبوت ہے جو میں ابھی فراہم کر رہا ہوں کہ جو پرسوں وہ بچے وہاں سے آئے وہ اتنے خوش تھے کہ بھی ملتان میں ہمیں ایمرسن یونیورسٹی دیکھنے کو ملی, اور وہاں اساتذہ نے انہیں بڑا پروٹوکول دیا کہ یعنی بلوچستان سے آئے ہیں, نصیر آباد سے آئے ہیں, ایک دور دراز علاقے سے آئے ہیں, تو انہوں نے ان کو بڑا پروٹوکول دیا, ایک جو ہے نا شعبہ وزٹ کرایا, دوستوں سے ملاقات کرائی. تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو ٹورز ہیں یہ بھی ہمارے تعلیمی نصاب کا, ہم نصابی سرگرمیوں کا حصہ ہے, اور ہونے بھی چاہیے, کیونکہ اس سے پڑھنے سے زیادہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اس طرح سیکھتے ہیں اور ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں, لوگوں کو فیس کرتے ہیں, ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ چاہے اپنے فرینڈس کے ساتھ, ٹیچرز کے ساتھ جانے کا ملتا ہے, تو ہم راستے میں ہی بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں. جہاں ہم نے جانا ہے اس سے پہنچنے سے پہلے بہت ساری چیزیں چاہے ایک آدھی سے ہم پک کر لیتے ہیں. افغان صاحب آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رکھتا ہوں دعاؤں کا یہ انداز ہمیشہ, کرتا ہوں درودوں سے میں آغاز ہمیشہ, اور ہو جاتی ہیں مقبول میری ساری مناجات, ہوتا ہے کرم کا یہی اعجاز ہمیشہ. مطلب آپ نے ابتداً بڑی خوبصورت گفتگو کی, اس کے بعد راجہ کوثر سعیدی صاحب نے بھرپور اس پر روشنی ڈالی. چھٹیوں کے حوالے سے بچپن کا تو یہ ہے کہ عموماً اسکول اس وقت جب ہمارا تعلیمی دور تھا کہ ٹرپس کی صورت میں آنا جانا ہوتا تھا. آج کل تو یہ ہے کہ پیرنٹس اپنی جان چھڑاتے ہیں, بچوں کو موبائل پکڑا دیا, چلو جی آپ اس میں مگن رہے ہیں, ہم اپنے اس میں مصروف ہیں. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ بچوں کو چھٹیاں اویل کرتے ہوئے گھمانا پھرانا چاہیے, اپنی تاریخ, جو ملک کی تاریخ ہے, اپنے علاقہ جات ہیں وہ دکھانے چاہیے. ہم نے الحمدللہ پلان کیا ہوا ہے ابھی بھی کہ میں اپنے جو میرے بہن بھائی ہیں, میرے بچے ہیں, پھر میرے پوتے پوتی ہیں,
تو انشاءاللہ ان چھٹیوں میں ہم نے کراچی جانا ہے, سندھ سارا گھومنا ہے. تو آلریڈی یہ پلان کیا ہوا, اور یہ پلان سب کو کرنے چاہیے. یعنی اگر ہمارے جو شمالی علاقہ جات ہیں دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں, اسی طرح جیسے کہ مشہور ہے دیوار چین, پاکستان میں دیوار پاکستان بھی ہے جو سندھ میں ہے. بالکل. تو وہاں لوگ جاتے ہی نہیں ہیں. اچھا جی وہاں سندھ کون جائے کیسے جائے, حالانکہ وہ اس سے بہت بہتر ہے. اگر دیکھنے کے لیے لوگ پلان کریں وہاں جائیں, بہت خوبصورت جگہ ہے, دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. اور اس طرح سٹیئرز ہیں, چڑھتے جائیں, پھر اوپر چلے گئے, اس طرف دوسری طرف نکل گئے پہاڑوں میں. تو یہ ایک بہت اچھا ہے کہ, اور یہ پیرنٹس کا فرض ہے کہ یہ پلان بنائیں اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے. اور یہ بھی اسٹڈی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. یہ بھی اسٹڈی ہے کہ جب جا کر دیکھیں گے نہیں, صرف ایک ماحول میں قید ہیں وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں, تو کوئی فائدہ تو نہیں ہے. اگر سر جب پہلے سوشل میڈیا نہیں تھا, موبائل فونز نہیں تھے, تو بچے خود سے ضد کرتے تھے کہ ہم نے کہیں جانا ہے. جی ماں باپ کی وہ جان کھا رہے ہوتے تھے ہمیں کہیں لے کے جائیں. لیکن اب جب سے سوشل میڈیا وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کہاں جانا ہے, آپ 2-3 گیمز اور جو ہے ڈاؤن لوڈ کریں. LEDs ایسی آ گئی ہیں کہ آپ صوفے پہ بیٹھے ہیں اور گیم کھیل رہے ہیں, تو وہ خود سے بھی اس چیز کی ضد نہیں کرتے. ان کو خواہش نہیں ہوتی کہ ہم کسی جگہ جا کے جو ہے اس کی ہسٹری کو دیکھیں اور سمجھیں. اس میں اصل میں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس کا قصور ہے کہ ہم بچہ ابھی پیدا ہوا ہے 2 مہینے 3 مہینے کا, اس کو موبائل اس کے سامنے کر دیا, اچھا اب یہ تصویریں دیکھیں, یہ کارٹون دیکھیں, بس یہاں تک محدود ہے. دوسرا جو چیز آ رہی ہے وہ آج کل جو مہنگائی ہے, معاشی صورتحال ہے کہ افورڈ نہیں ہو پا رہا. اب اتنا ٹریول کرنا, آخر کہیں گھومنے پھرنے جانا ہے تو وہاں کچھ نہ کچھ پیسے تو خرچ ہونے ہیں. آج کل تو روٹی پوری کرنا ہی لوگوں کو مشکل ہوئی ہے. چلیں اگر روٹی پوری کرنا مشکل ہے تو جس طرح ہم لوگ بہت بزی ہیں, تو ہم گھر میں بھی گیٹ ٹوگیدر ایسی کر سکتے ہیں, یا کوئی ایسا ہم سسٹم بنا سکتے ہیں جس کے اندر بیٹھ کے چاہے ہم 1 گھنٹہ ہی نکالیں, اپنے بچوں کو کچھ ہسٹری تو بتائیں نا پاکستان کی. اگر آپ ساتھ کنیکٹ ہی نہیں ہوتے, اگر آپ میری بات سے ایگری کریں کہ اگر ہم کسی پارٹیز میں بھی جاتے ہیں, کوئی گیٹ ٹوگیدر, کوئی ڈنر ہوتا ہے, تو اس میں سب لوگ اپنے اپنے سیل فون میں لگے ہوئے جب تک ڈنر سرو نہیں ہو جاتا, تو ہمیں تو تب بھی بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا. یہ دور جانا اور افورڈ کرنا تو ایک دوسرا پوائنٹ ہے نا, کس کو ہم افورڈ نہیں کر بالکل ٹھیک بات ہے. تو اس میں آپ پیرنٹس کا قصور کہیں گے, بچوں کا کہیں گے, موبائل فونز کا کہیں گے, کس کا قصور ہے؟ دیکھیے اس میں سب سے پہلے تو یہ تو بہرحال ہے کہ موبائل فون جب سے آئے ہیں تمام ایکٹیویٹیز ختم ہو گئی. تمام جتنی بھی فزیکل ایکٹیویٹیز تھیں سب ہم جو ہے نا اس کو فراموش کر چکے ہوئے. صرف موبائل ہے, اگر ہم 4 آدمی بیٹھے ہیں, 2 دوست بھی بیٹھے ہیں, تو موبائل سامنے, اب بیٹھے تو اکٹھے ہیں, آپس میں گفتگو کے لیے کر رہے ہیں, اس کو موبائل کو یوز کر رہے ہیں. اسی طرح بچوں میں بھی آ گیا ہے کہ بچوں کو جو سب نے موبائل پکڑا دیے ہوئے ہیں, اور وہ ہر بندہ چاہے وہ ماں ہے, چاہے باپ ہے, بہن ہے, بیٹے, سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں. ٹھیک ہے, اپنے اپنے جو ہے نا وہ لگے ہیں. تو اس میں قصوروار تو اصل تو یہی ہے کہ جو یہ الیکٹرانک میڈیا خاص طور پر, کہ اس میں آ کے ہماری تمام ایکٹیویٹیز بہت زیادہ متاثر ہوئی ہیں جو ایکچوئل تھی. پیرنٹس کا بہرحال فرض ہے کہ وہ اس قسم کے ایونٹس جاری رکھے, کہ گھر میں ہی جو لوگ کوئی گیٹ ٹوگیدر کر لیا, گپ شپ کا ہے, جو انڈور گیمز کی طرف جایا جا سکتا ہے کہ چلو نہیں جائے تو انڈور گیمز میں جو ہے نا بچوں کو انوالو کریں اپنے ساتھ. اب تو بچوں میں اور پیرنٹس میں فاصلے ہی بڑھتے جا رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور میں اپنے ناظرین کو, دیکھنے والوں کو یہ کہوں گی کہ جو آپ ولاگز دیکھتے ہیں اکثر یوٹیوب پہ دیکھتے ہوں گے کہ فلانے وہاں کوریج کے لیے جا رہے ہیں, یا اس نے کوئی ایسی جگہ جہاں پہ آپ ولاگ دیکھیں وہ گھومنے کے لیے گئے, انہوں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کی یہ جگہ بہت خوبصورت ہے, تو ان کو جو انجوائمنٹ جو وہ انجوائے کر رہے ہیں وہ آپ نہیں کر سکتے. آپ ویڈیو پہ دیکھ رہے ہیں اور وہ وہاں پہ موجود ہیں, تو آپ اس کو تبھی انجوائے کر سکتے ہیں جب آپ خود وہاں پر جائیں گے, آن دا اسپوٹ جائیں گے, اور جا کے اس کو فیل کریں گے کہ یہ جو اس نے ولاگ بنایا ہے اس کے پیچھے جو اس کے چہرے پہ ایک تاثرات تھے وہ کیوں تھے, اور یہاں پر پہنچنے کے بعد, اس جگہ پہ پہنچنے کے بعد آپ اس کو فیل کر سکیں گے. موبائل فونز پہ فیل نہیں کر سکیں گے, تو جانے کا پلان کریں, ان چھٹیوں کو اویل کریں. سید صاحب اگر میں بات کروں آپ کے پروفیشن کے حوالے سے, تو ماشاءاللہ آپ اتنی ساری چیزوں کو کیسے لے کے چل رہے ہیں اور کیسے مینیج کر رہے ہیں؟ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کیا ہے تیرا مشغلہ, لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کیا ہے تیرا مشغلہ, روشنی تقسیم کرنا, جگنوؤں کو پالنا.
तो ये सारी चीज़ें जो हमारी ज़ात का हिस्सा बन गई, मैं ये समझता हूँ कि ये अल्लाह अज़्ज़ा व जल का ख़ास करम है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की नाले मुबारक का सदका है, निस्बतों का फैज़ है। वगरना एक टीचर है वो सिर्फ टीचर है, एक शायर है वो सिर्फ शायर है, वो नकीब है वो नकाबत कर रहा है, साफ़ी है वो साफ़त कर रहा है। लेकिन कुदरत ने इतने सारे इनामात बैक वक्त जो है वो अता फरमा दिए और सारे ही काम साथ साथ चल रहे हैं। आपने स्टार्ट कहाँ से लिया? स्टार्ट जो है असल में हमारे घर की जो तरबियत थी उसमें मैं थोड़ा सा तारुफ करा दूं कि मेरे वालिद गिरामी राजा इदरीस खान अलीग, वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे और कारकुन तहरीक पाकिस्तान थे और उन्हें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के साथ तहरीक पाकिस्तान में काम करने का मौका भी मिला। वो एक बड़ी कमाल की शख्सियत थी। शेरवानी, जिना कैप और अलीगढ़ कट पाजामा, ये उनका लिबास रहा तादम मर्ग। तो बड़ी मतलब खूबसूरत और खूबसूरत शख्सियत थे। तो ये जो सिफ़ात मेरे अंदर दर आई हैं असल में ये उनकी सोबत का फैज़ है। और बाकी वो जो हमारी इल्मी अदबी तहरीकात हैं यकीनन फिर उसके असरात भी माँ बाप मुरतब होते रहे। तो वो बचपन से घर में जो तरबियत होती रही उसमें महफिल समा हर महीने हमारे यहाँ हो रही हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं नातिया मुशायरे हो रहे हैं, सियासी और समाजी तकरीबात हो रही हैं, ये हम बचपन से देखते आए। तो वो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता शऊर और लाशऊर में फीड होती रही और जब हमें मौका मिला तो फिर जाहिर बात है उसका इजहार जो लाशऊर में फीड था वो शऊर में आ गया। और शायरी भी मुझे याद पड़ रहा है कि बचपन ही से होती रही। वो किताबें भी या कापियाँ मैंने आज तक संभाल के रखी हुई हैं, हत्ता कि मैंने अपने रिजल्ट कार्ड भी संभाल के रखे हुए हैं। और यही सिलसिला अपने पोता पोतियों का है कि उनका भी सारा रिकॉर्ड मैंने मैनेज किया हुआ है ताकि जब वो बड़े हों तो उन्हें पता चले कि भाई क्या क्या हमारी प्रोग्रेस थी और दादा जान ने हमारी किस तरह जो है हमारी चीज़ें संभाल कर रखी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ माशाल्लाह चल रही हैं। और इसमें ख़ास तौर पर आजकल सहाफ़त और सोशल मीडिया मखसूस के हवाले से, और उसमें 2-3 प्रोग्राम मैंने बताया कि उसमें अहले कलम हर इतवार को होता है, उसका मेज़बान हूँ मैं। और आजकल हमने इंतखाबी गहना गहनी शुरू की हुई है। अच्छा, अगर आप सहाफ़त की बात करते हैं तो आप सहाफ़त का एक सहाफ़ी आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सहाफ़ी वो होता है जो बदनज़र हक़ाइक़ तमाम चीज़ों का जायज़ा लेता है और फिर हक़ाइक़ जो है वो अवामुन नास तक पहुँचाने की कोशिश करता है। लेकिन फ़ी ज़माना ज़र सहाफ़त के रिवाज ने जो सहाफ़त की असल शक्ल थी वो बिगाड़ दी है। और उसमें जो हक़परस्त सहाफ़ी हैं वो बेचारे ख़ुद को बड़ा मातूब महसूस करते हैं कि हम कहाँ आ गए। वो जो लिफाफा नवाजियाँ हैं उन्होंने सारे सिस्टम को उलट कर दिया। वगरना असल बात ये थी कि ए जज्बे खुददारी झुकने न दिया तूने, ए जज्बे खुददारी झुकने न दिया तूने, लिखने के लिए वरना सोने के कलम आते। तो जो हक़परस्त लोग हैं वो आज भी हक़परस्ती की रिवायत को कायम रखे हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि ऐसे ही लोगों की सबब से इस मुआशरे में अभी अमन है, सुकून है और दियानत का जो मेयार है वो कायम है। वगरना बहुत सारी चीज़ें आप समझती हैं कि वो अपने मरकज़ से महवर से हट गई हैं। और उनमें से बहुत से लोग वो हैं जो बाद में इस मुल्क में भी नहीं रहे और फिर यहाँ से बाहर निकल गए। इसका मतलब ये है कि उन्होंने कुछ ऐसा ज़रूर किया है कि वो मजबूर हो गए कि अपने वतन में नहीं रह सकते। बिल्कुल। तो ये मनफी सियासत का या मनफी सहावत का जो है वो एक शाखसाना है। वगरना उन्हें अपने मुल्क में खुशी के साथ रहना चाहिए था कि हम साथ रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे है। लेकिन अब टाइम हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वीनस, मिलते हैं ब्रेक के वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं।
हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक नाज़रीन टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। मैं उस कलम को तबरुक बना के रखूंगा, मैं उस कलम को तबरुक बना के रखूंगा कि जिसने इसमें मोहम्मद कहीं लिखा होगा। और मेरे दामन में फ़क्रे बू ज़रो इश्क़े बिलाली है, मेरे दामन में फ़क्रे बू ज़रो इश्क़े बिलाली है। मलाइक रश करते हैं मेरी निस्बत जो आली है। और उम्रे की अदायगी के दौरान जो दो शेर आता हो देखिएगा कि उनके दर पर खड़ा हुआ हूँ मैं, उनके दर पर खड़ा हुआ हूँ मैं और आज ही तो बड़ा हुआ हूँ। वाह वाह वाह। उनके दर पर खड़ा हुआ हूँ मैं और आज ही तो बड़ा हुआ हूँ मैं। और मैं खुश नसीब दयारे हबीब तक पहुँचा, मैं खुश नसीब दयारे हबीब तक पहुँचा और मरीज़ इश्क तो अपने तबीब तक पहुँचा, मरीज़ इश्क तो अपने तबीब तक पहुँचा। अच्छा, मेरी ख्वाहिश होगी कि ये जो पहला दौर है, अगर इसमें शेर अफगान जौहर से भी कुछ नाती अशार सुन लिया जाए, उसके बाद फिर गज़ल की तरफ आते हैं। जी, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 2005 में किताब आई साहिबान रहमत के नाम से। उसके बाद मेरे वालिद साहब बड़े सख्त मिजाज से, हम उनसे बहुत डरते थे। तो मेरे उस्ताद मोहतरम आरिफ मंसूर साहब रहमतुल्लाह अलैह, तो उन्होंने सॉनेट्स में नबी पाक की सीरत तहरीर की हुई थी। उन्हें अपनी ज़िंदगी में मौका नहीं मिला कि वो उसको किताबी शक्ल में ले आए, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की और सैयदुल मुबश्शिरीन के नाम से सॉनेट्स में, ये दुनिया अदब में पहली किताब सीरत के हवाले से, ये अल्हम्दुलिल्लाह इसका मुझे एजाज़ हासिल हुआ। तो नात की तरफ भी अल्हम्दुलिल्लाह रुझान है और गज़ल भी। तो मैं दो शेर नात से आगाज कर लेते हैं कि अल्लाह ने पहले किया कुरान हवाले, अल्लाह ने पहले किया कुरान हवाले, फिर आपके सब कर दिए इंसान हवाले। और आका ने सितारे चुने असहाब की सूरत, फिर कर दिए अपने सभी फरमान हवाले। और अब गजल के चंद सीधा सीधा आपको सुना देता हूँ कि बेलौस यहाँ साहिबे किरदार कोई है। मेरी किताब भी इंशाल्लाह 1 जनवरी को आ रही है, उसका नाम भी कोई है। तो बेलौस यहाँ साहिबे किरदार कोई है, जो रोक सके वक्त की रफ्तार कोई है। और जब लोग पलटने लगे दीवार गिराकर, एक शोर सा उठा वैसे दीवार कोई है। और एक और गजल के दोहे सुनाता हूँ कि खेतों में जितनी पहले से बढ़कर कपास है, खेतों में जितनी पहले से बढ़कर कपास है, उतना गरीबे शहर का तन बेलिबास है। और जिससे मिले हुए मुझे सदियां गुजर गईं, जिससे मिले हुए मुझे सदियां गुजर गईं, महसूस हो रहा है मेरे आसपास है। और जो मेरी राह में हाइल होगा, जो मेरी राह में हाइल होगा, कोई तूफान नहीं साहिल होगा। और गैर से जंग तो जीतूंगा मगर कोई अपना मेरा कातिल होगा। तो जी जी, सुनो एक काम करने जा रहा हूँ, सुनो एक काम करने जा रहा हूँ, मोहब्बत आम करने जा रहा हूँ। वाह वाह। और अकीदत से हर एक हरफे सुखन को
अकीदत से हर एक हरफे सुखन को तुम्हारे नाम करने जा रहा हूँ। वाह। और कितना आसान है मेरे देश में गंदम का हुसूल, कितना आसान है मेरे देश में गंदम का हुसूल, गिरवी रख दो किसी जरदार के घर रखते जिगर। हाँ। और गैरों की क्या मजाल थी कहते वो कुछ मुझे, गैरों की क्या मजाल थी कहते वो कुछ मुझे, अपनों ने मेरी जात को तकसीम कर दिया। बहुत खूब, बहुत वाह, खूब, वाह, बहुत वाह। जबरदस्त है जी। सही साहब, आप मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारे चैनल के थ्रू? मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए और चैनल के तमाम मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा करते हुए नाज़रीन को ये मैसेज देना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी में हुकूक अल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद को भी इतना मौसर बना लें कि बरोज़े क़यामत उस सफ़ से बच जाएं जो हुकूकुल इबाद की बेएहतियातियों के सबब बहुत लंबी होगी। हम इसे बड़ा मामूली समझ रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वहाँ हिसाब किताब सिर्फ हुकूकुल इबाद का होना है। वो अल्लाह और बंदे का मामला है, वो चाहे तो बगैर इबादत बख्श दे। लेकिन ये बात मैं इसलिए ख़ास तौर पर कह रहा हूँ कि इस मामले में बहुत बेएहतियाती बरती जा रही है। उलमा इकराम भी इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, और जिनके माँ बाप जिंदा हैं उनकी ज़ियारत भी करें, मकबूल हज का सवाब भी हासिल करें, और माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, उस जन्नत को हासिल करने के लिए माँ की खिदमत भी करें, और अगर वो दुनिया में नहीं है तो उनके लिए ईसाले सवाब करते रहें और इसी तरह ज़िंदगी गुजारते रहें। फिर आपकी नस्ल भी आपके लिए यही कुछ करे। ऐसा ही है, जो आज आप करेंगे कल आपको वैसा ही जो है रिजल्ट मिलेगा। अब्दुल साहब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं आज के टॉपिक के हवाले से सबसे पहले तो असातिज़ा को मुखातिब करूंगा कि असातिज़ा को चाहिए कि अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें कि छुट्टियों में घूमने फिरने के लिए निकलें, और इसके साथ ही पेरेंट्स से भी उनको मैं पैगाम दूंगा, उनसे इस्तदा करूंगा कि अपने बच्चों को घर में इकट्ठा करें, वसाइल हैं तो उनको घुमाने के लिए बाहर लेके जाएं कि वो भी एक स्टडी का हिस्सा है। बिल्कुल ऐसे ही, उस समय सीखने को ज्यादा उस सीखने रास्ते में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कहाँ कहाँ क्या चीज़ है, फिर जहाँ पहुँचना है वहाँ जो देखेंगे सारा कुछ, उससे सीखने के बहुत ज़्यादा मौके मैसर आते हैं। तो यही मेरी जो है ना असातिज़ा से भी और पेरेंट्स से भी दरख्वास्त है कि वो छुट्टियों को अवेल करें। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आप लोग आए, आपने हमें टाइम दिया। तो जी नाज़रीन, आज का जो मेरा मैसेज है वो भी यही है कि जो गोल्डन पीरियड है इसको एंजॉय करें और इसको ज़ाया मत करें, क्योंकि अगला साल जो है दोबारा से आपने अपने गोल को अचीव करने के लिए बिजी हो जाना, और फिर पूरा साल आपको ये टाइम नहीं मिलेगा। तो इसको जितनी जल्दी हो सकता है प्लान करें, क्योंकि छुट्टियां जो है वो बहुत तेजी से गुजर रही हैं। तो कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।